भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान क्या होता है? भूकंप विज्ञान, जिसको सेस्मोलॉजी बोलते हैं, भूकंप की उत्पत्ति और उसके वितरण संबंधी अध्ययन को ही भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंप की से संदर्भ में सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान, जिसे सेस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप केंद्र प्रश्न में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अर्थात एपिसेंटर क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, भूकंप मूल किसे कहते हैं। तो इन्हीं दोनों परिभाषाओं को इस डायग्राम के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। भूकंप मूल वह स्थान होता है जिस स्थान पर भूगर्भ के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इसको फोकस भूकंप फोकस क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप के केंद्र अर्थात भूकंप अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर वह भाग होता है जहां सबसे पहले धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं। धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं, उसको भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरीके से समझ लेना इस बात को। एक नई है इसके अंदर प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप की उत्पत्ति के दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रकार से भूकंप केंद्र और भूकंप मूल दोनों की परिभाषा अच्छी तरीके। अब हम भूकंप के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से भूकंप के 3 प्रकार बांटे गए हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें से प्राथमिक तरंग, गौण तरंग और धरातलीय तरंग। इसका एक एक की विशेषताओं का आकलन करेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो इन्हीं में से आते हैं। जैसे सर्वप्रथम प्राथमिक तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्राथमिक तरंग होती है, इसको पी तरंग के द्वारा संबोधित किया जाता है, यानी पी तरंग द्वारा संबोधित किया जाता है। इस तरंग को संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि चट्टानों के संपीडन के कारण से ही इस तरंग में लहरें उत्पन्न होती हैं। इस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ये जो तरंग है इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। इन तरंगों की जो गति है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। हम तरंगों के बारे में अगर जानना चाहते हैं सेस्मोग्राफी यंत्र के माध्यम से, तो जो तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होंगी वो पी तरंगे कहलाएंगी। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जब भूकंप मूल में इन तरंगों की उत्पत्ति होती है तो ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता ये है कि ये ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। इनमें क्षमता होती है, चाहे तरल पदार्थ हो, चाहे ठोस पदार्थ हो या गैसीय पदार्थ हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ से होकर इसमें गुजरने की क्षमता होती है। इन तरंगों की गति सबसे अधिक होती है बाकी 2 तरंगों की तुलना में। जैसे इन तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें जो तरंगों की गति होती है उनमें अणुओं की गति आगे पीछे होती है। इनमें तरंगों की गति, जो अणु होते हैं वो अणु आगे पीछे गति करते हैं। तो इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसमें से ऐसा आता है कि जैसे अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है, संपीडनात्मक तरंग कौन सी होती है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगों को कहा जाता है, धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, द्रव्य, ठोस और गैसीय अवस्था में से कौन सी तरंग है निकल सकती है, वो कौन सी तरंग मानोगे, पी तरंग होती है। उसी प्रकार से अणु की गति आगे पीछे कौन सी लहर में उत्पन्न होती है, कौन सी तरंग में उत्पन्न होती है,
वो होती है पी। ये सारे प्रकार के जो प्रश्न हैं इस एग्जाम के प्रत्येक एग्जाम में संदर्भ में बदल बदल कर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है इनको। इसके बाद पहुंचते हैं हम गौण तरंगों पर, जिसको बोलते हैं द्वितीय तरंग कहा जाता है। इसका जो सिंबल है वो एस है। एस सिंबल के द्वारा इसे संबोधित किया जाता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो एस तरंगे होती हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ये इनको विध्वंसक तरंगे भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आता है विध्वंसक तरंगे कौन सी होती हैं? वो होती हैं एस तरंगे, विध्वंसक तरंगे होती हैं। एक प्रश्न ये भी आया एग्जाम में कि वह कौन सी तरंगे होती हैं जिनके कारण से धरातल ऊपर या नीचे हो जाता है। धरातल के ऊपर उठने, उत्थान और अवतलन होने की प्रक्रिया कौन सी तरंगों के माध्यम से संभव होती है? वो होती है एस तरंगों के माध्यम से। इसीलिए इन तरंगों को विध्वंसक तरंग कहा जाता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता आती है वो है ये तरंग द्रव्य पदार्थों में लुप्त हो जाती हैं। यानी कि पी तरंग तो द्रव्य पदार्थ में संचारित हो जाती है, लेकिन जो एस तरंग है ये द्रव्य पदार्थों में लुप्त हो जाती है, केवल ठोस पदार्थों में ही संचरण करती है। इस तरंग में अणुओं की गति समकोण पर होती है। इसमें एस तरंग में अणुओं की गति किस पर होती है? समकोण पर। इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, जबकि एस तरंगे 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? एस तरंगे। विध्वंसक तरंगे कौन सी होती हैं? एस तरंगे। द्रव्य में लुप्त कौन सी तरंगे हो जाती हैं? एस तरंगे। अणुओं की गति समकोण पर कौन सी तरंगों में होती है? एस तरंगों में। तो इस प्रकार से हम दोनों की इसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे विनाशकारी तरंगे होती है। इनकी गति सबसे धीमी गति की तरंगे होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे धीमी गति की तरंगे कौन सी होती हैं, तब आप क्या बताओगे? पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग में कौन सी तरंग बताओगे? एस, धरातलीय तरंग। तो सबसे धीमी गति की तरंग कौन सी है? धरातलीय तरंग। ये धरातलीय तरंग सबसे धीमी गति की है। जब भूकंप मूल से तरंगे निकलती है तो अपने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके अपने अधिकेंद्र पर सबसे अंत में पहुंचती है, क्योंकि इसे पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना होता है। समझ गए? इस प्रकार से इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया। अब वर्तमान में नए अध्ययनों के आधार पर भूकंपीय तरंगों का प्रकारों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप संपटल पर देख रहे हैं कि वर्तमान समय में एक अध्ययन किया गया था क्रोएशिया की कल्पा घाटी में 1909 में भूकंप की नई तरंगों के बारे में पता चला, जिस तरंगों को पीजी और एसजी नाम दिया गया। ये देखने में तो वैसी थी जैसी पी तरंगे तथा एस तरंगों के समान गुण वाली तरंगे थी, लेकिन इनकी मात्र गति में ही अंतर था। पी तरंगों और एस तरंगों के समान पीजी तरंगे और एसजी तरंगे थी, लेकिन इसमें अंतर किसमें था? गति में। और दूसरी विशेषता यह है इसकी कि ये परत धरातल के ऊपरी परतों में ही संचारित होती है, अधिक गहराई में ये परतें नहीं जाती हैं। ये परतें केवल धरातल की ऊपरी परतों में ही चलती हैं। समझ गए? इन तरंगों की गति पीजी तरंग और एसजी तरंग की गति धरातल पर 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से होती है। एसजी की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसके बाद में 1923 में कोर्नाड महोदय ने बताया कि इन तरंगों के अलावा भी और भी तरंगें पाई जाती हैं, जिनका नामकरण किया गया पी स्टार और एस स्टार। ये तरंगे पी तरंगे, पीएस तरंगे तथा पीजी और एसजी दोनों के मध्य की तरंगे हैं। यानी कि पीएस तरंगे और पीजी तरंगों के मध्य की तरंगे हैं।
कोनार्ड महोदय ने 1923 में इनके बारे में पता लगाया। ये तरंगे मध्यवर्ती भाग में चलती हैं। परतों धरातल की मध्यवर्ती परतों में इन तरंगों की संचरण होता है। ये तरंगे 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संचरण करती है। इसकी जानकारी दी जेफ्रीज ने, जिसे एस स्टार तरंगों के बारे में बताया। एस स्टार जो तरंगे होती हैं वो 3.5 से 4.0 किलोमीटर प्रति सेकंड गति चलती हैं। पी स्टार जो तरंगे होती हैं वो 6.0 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं। ये तरंगे पी, एस और पीजी तरंगों के मध्य की हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पी स्टार तरंगों की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? कोनार्ड महोदय ने। एस स्टार तरंगों की जानकारी किसने दी? जेफ्रीज ने। पीएस तथा पीजी तरंगों के मध्य में के बीच की तरंगे कौन सी हैं? पी स्टार और एस स्टार तरंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपों की तरंगों के बारे में अपने अध्ययन किया है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व में भूकंपों का अंतर, वितरण, भूकंपों का वितरण। भूकंप कहां कहां आते हैं? सबसे पहले तो जैसा कि आपको बताया था कि भूकंप सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में आते हैं जहां ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इसमें से सबसे जो बड़ा क्षेत्र है विश्व का भूकंप वाला क्षेत्र, वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारे, अर्थात इधर अलास्का से लेकर के भूकंप के जो क्षेत्र हैं जिसमें परिप्रशांति मेखला कहा जाता है, वो भूकंप के क्षेत्र इधर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से लेकर के और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। यानी कि रॉकी पर्वत क्षेत्र और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ महासागरीय और स्थलीय भाग दोनों मिलते हैं। यहाँ चट्टान जो प्लेटें हैं, महाप्लेटें, उन प्लेटों का विसरण होता है, अपसरण होता है। इन क्षेत्रों में भूकंप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है, अर्थात एशिया का पूर्वी भाग, इधर कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के इधर जापान, फिलीपींस क्षेत्र, मलेशिया, इंडोनेशिया से होता हुआ न्यूजीलैंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। जापान में लगभग 1500 भूकंप प्रति वर्ष आते हैं। दूसरा जो क्षेत्र आता है भूकंप का, वो क्षेत्र आता है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत अरावली का अनुसरण करते हुए निकलता है। इधर अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग, अर्थात इधर पुर्तगाल से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर होते हुए अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र से होता हुआ एल्ब्रुज जोक्रुज पर्वतों से होते हुए हिमालय पर्वत से आगे म्यांमार तक और म्यांमार की शाखा आगे परिप्रशांतीय महासागरीय मेखला के अंदर मिल जाती है। इसका कुछ भाग दरारी उद्गार के कारण से अफ्रीका में चला जाता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक के अंतर्गत आती है। ये मेखला इधर आइसलैंड से प्रारंभ होती हुई मध्य महासागरीय मेखला का कटक का अनुसरण करते हुए और दक्षिणी अटलांटिक महासागर तक यानी बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। इस प्रकार से पूरे विश्व में उन क्षेत्रों में भूकंप अधिक वहां पाए जाते हैं जहां चट्टानें लचीली होती हैं, जहां पर जल और स्थल दोनों मिलते हैं, जिससे वो चीज
जल धरातल में जाता है, गैसों के रूप में परिणित होता है और धरातल पर भूकंप की उत्पत्ति के कारण मिलते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचे, इसलिए बेल के आइकन को दबाइए और बराबर अध्ययन करते रहिए। अपने कमेंट्स लिखना नहीं भूलें।